सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिक को पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अभी तक हमने आपको 72 परिभाषाएं पढ़ा दी। 72 परिभाषा हमने पढ़ा दी हैं आपको, और हमारी 157 परिभाषाएं इसके अंदर कुल मिलाकर के हैं। संख्या की दृष्टि से तो अभी हम आधे नहीं पढ़ पाए हैं, परंतु वैसे देखा जाए विषय वस्तु की दृष्टि से तो हम अब आधे से अधिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी तक हमारी 55 कक्षाएं हो चुकी हैं, 55 क्लासेस हो गई हैं। आज की हमारी 56 षट्पंचाशतमी कक्षा वर्तते, अर्थात 56वीं कक्षा है। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि अब आगे की परिभाषाओं को हम 24-25 कक्षाओं में पूर्ण कर लेंगे, अर्थात ये 80 कक्षाओं का 80 क्लासेस का एक कोर्स बन पाएगा। परंतु ये अपने आप में एक अद्भुत कोर्स है। व्याकरण को पढ़ने वाले सभी पाठकों के लिए ये अपने आप में एक अद्भुत कोर्स। इसको भविष्य में लाखों लोग पढ़ करके इन परिभाषाओं को सरल ढंग से समझ सकेंगे। ध्यान रखें, इन परिभाषाओं को पढ़ाने वाले लोग ना के बराबर हैं, और जो भी ना के बराबर हैं वो पढ़ाते भी नहीं हैं, और पढ़ाते भी हैं उनमें से कुछ तो उनके पास में पढ़ने वाले नहीं हैं। उस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। परंतु हम इसको पढ़ाने में समर्थ भी है, पढ़ा भी रहे हैं आपको विस्तार रूप से, और हमने एक व्यवस्था भी बनाई हुई है। और ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है जिस व्यवस्था में लाखों करोड़ों लोग पढ़ सकते हैं, और किसी को कोई फीस नहीं देनी, कोई शुल्क नहीं देना, कोई आपको गुरुजी को पूछना नहीं है, कुछ नहीं करना। इससे सुंदरतम व्यवस्था पढ़ने की नहीं हो सकती। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी, मेरा निवेदन है कि आप सभी, ये पुस्तक अभी प्रिंट में नहीं है तो आप मुझसे इस पुस्तक की पीडीएफ अवश्य प्राप्त कर लें, और पीडीएफ को आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, अथवा आप अपने ईमेल में सुरक्षित कर लीजिए भविष्य के लिए। ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ आज हमारे पास में है, कल ना होगी। ठीक है, दोबारा बनाना तो कठिन होता है, इसलिए आप सभी पाठक हमसे पीडीएफ निःशुल्क ले लें और अपने ईमेल में सुरक्षित कर लें। ठीक है, इसे पढ़ने में आगे आपको सुविधा रहेगी। चलिएगा, चलते हैं। आज हमारी परिभाषा है 73। चलिएगा, बिल्कुल सही है, आज इतना ही पढ़ पाएंगे। और पीडीएफ भी आज मेरे पास इतनी है, 2 परिभाषाओं की है, 2 परिभाषा ही पढ़ पाएंगे। तो आज की हमारी जो परिभाषा है वो परिभाषा ये है, क्वचित स्वार्थिका अपि प्रकृतितो लिंग वचनान्यति वर्तन्ते। ये महाभाष्य के अंदर 5वें अध्याय के 3रे पाद में 68वें सूत्र पर
प्रस्तुत की गई है। ठीक है, चलिएगा इसका की भूमिका देखते हैं। पहले उत्थानिका गुरुजी ने क्या बनाई है। णचः स्त्रियामहि, ये सूत्र है 5-4-14। इति णच प्रत्ययान्तात् स्त्रियां स्वार्थे ऐ प्रत्ययो विधीयते। णचः स्त्रियाम, इससे क्या होता है, णच प्रत्यांत प्रातिपदिक से स्वार्थ में माने स्त्रीलिंग में जो शब्द पहले से है उसी अर्थ को कहने के लिए क्या कहा जाता, ऐ प्रत्यय का विधान है। स्वार्थिक माने स्वार्थिक प्रत्यय तो आपको बताइए, स्वार्थिक प्रत्यय अर्थात जिस शब्द से होते हैं उस शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो उन प्रत्ययों को स्वार्थिक प्रत्यय कहा गया है। और ये स्वार्थिक प्रत्यय मुख्य रूप से 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद में कहे हैं, कहीं एकाद्वितीय पाद में भी कहे, तृतीय में भी कहे। तो ये वाला जो सूत्र है ये क्या है, अणिच प्रत्यांत शब्दों से स्त्रीलिंग में ऐ प्रत्यय का स्वार्थ में विधान किया गया। ठीक है, ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में हमने आपको पढ़ाया। कर्म व्यतिहारे णच स्त्रियाम इति णच प्रत्ययस्य स्त्रीलिंगे विधानात् तदन्तात् हि धी स्वार्थी विधीयमानः सन स्त्रियामेव भविष्यति। कहते हैं कि ये जो अणच प्रत्यय का विधान कहाँ किया गया है, कर्म व्यतिहारे णच स्त्रियां, इस सूत्र से अणच प्रत्यय का विधान किया है कर्म व्यतिहार अर्थ में, स्त्री में, स्त्रीलिंग में। ठीक है, इति अणच प्रत्यय का स्त्रीलिंग में विधान किया गया है। तदंतात ही, और उसी अणच प्रत्यांत से स्वार्थ में विधीयमान, इस सूत्र से स्वार्थ में विधीयमान सन होता हुआ जो अणच ऐ प्रत्यय वो स्त्रियां में भविष्यति, स्वार्थ में ही तो हो रहा है, पहले स्त्रीलिंग में है तो फिर भी स्त्रीलिंग में होगा, स्वार्थ का मतलब यही है। एष एव नाम न्यायो यत् स्वार्थिका प्रत्ययाः प्रकृतेर लिंग वचनान्यनुवर्तेरन्। यह ही वस्तुतः न्याय है, न्याय युक्त बात है। स्वार्थिक जो प्रत्यय होते हैं वो प्रकृति के माने प्रकृति माने वो जिससे हुए हैं उसी के लिंग और वचनों को अनुवर्तन करते हैं, अर्थात जो उसमें पहले लिंग था, जिस लिंग में था, जिस वचन में था, तो वही लिंग और वही वचन स्वार्थिक प्रत्यय आने से ही होगा, अर्थ बदलेगा नहीं। यही वास्तव में न्याय है। तत् पुनः किमत्र स्त्रियाम इति ग्रहणेन, फिर यहां पर स्त्रियाम ग्रहण का लाभ क्या है, यहां पर ये ठीक है, यहाँ लाभ क्या है, स्त्रीलिंग में तो पहले से ही जो अणच प्रत्यय का विधान है, तो जो भी ऐ होगा स्वार्थ में वो भी स्त्रीलिंग में ही होगा अपने आप। स्त्रियाम इति ग्रहणेन अर्थात कोई प्रयोजन नहीं है। फिर कहते एवं च स्त्री ग्रहणम व्यर्थी भूय, इस प्रकार से स्त्री ग्रहण व्यर्थ हो करके, इसमें स्त्रियाम का कोई मतलब ही नहीं है। तो कहते हैं कि ज्ञापयत्येष्टां परिभाषाम, इस परिभाषा को ज्ञापित करते हैं कि ये परिभाषा का अस्तित्व है। क्वचित स्वार्थिका अपि प्रकृति तो लिंग वचनान्यतिवर्तन्ते, अर्थात कहीं पर स्वार्थिक जो प्रत्यय होते हैं वो प्रकृति का जिससे वो आए हैं उसके वो जिस लिंग में जिस वचन में उसका अतिक्रमण कर जाते हैं, अर्थात प्रकृति है पुल्लिंग तो स्वार्थिक प्रत्यय आकर के वो नपुंसक लिंग बन जाता है, प्रकृति है स्त्रीलिंग तो वो पुल्लिंग बन जाता है, ये प्रकृति है एक वचन में तो बहुवचन में बन जाता है। कहते हैं प्रकृतितः अर्थात प्रकृते षष्ठ्यर्थे तस्य, षष्ठी के अर्थ में तस्य प्रत्यय है। स्वार्थे भवाः स्वार्थ,
स्वार्थिका, स्वार्थ में होने वाले प्रत्ययों को स्वार्थिक कहा जाता है ठकादि होकर के। क्वचिद्धि स्वार्थिका अपि प्रत्ययाः प्रकृतेर लिंग वचनानि नानुसरन्ति परित्यजन्तीत्यर्थः। कहते हैं कहीं कहीं पर स्वार्थिक प्रत्यय हैं, वे प्रकृति के लिंग वचनों का अनुसरण नहीं करते, अर्थात उसको छोड़ देते। क्वचित, कहीं कहीं, हर जगह नहीं, जान रखे। एवंच ज्ञापितेऽस्मिन्नर्थे णचः स्त्रियामयि इत्यत्र स्त्री ग्रहणम सार्थकम भवति। इस बात के ज्ञापित हो जाने से स्वार्थिक जो प्रत्यय है वो कभी कभी लिंग, अपने प्रकृति के लिंग और वचनों को छोड़ देते हैं, तो इस कारण से कहते हैं णचा स्त्रियामयि, यहाँ पर स्त्रियाम ग्रहण करना सार्थक हो गया। अब यहाँ पर तो ये अब ये छोड़ेगा नहीं कभी, अब स्त्री में ही अई प्रत्यय होगा, अब पक्का कर दिया। मां कदाचिदस्य अयंत शब्द रूपस्यान्यस्मिन् लिंगे प्रयोगो भूत इति कृत्वा आचार्य स्त्री ग्रहणम करोति। अर्थात मां कदाचित माने कभी भी नहीं इस अई प्रत्यांत शब्द रूप का अन्य किसी दूसरे लिंग में प्रयोग हो, ऐसा मन में विचार करके ही आचार्य महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर स्त्रियाम पढ़ा हुआ, सार्थक हो गया। ठीक, ग्रहण यहाँ सूत्र में, ठीक है। अब दिखाते हैं इसका फल। तथा चान्यत्रापि, इसी प्रकार से अन्यत्र भी इस परिभाषा के फल को देखा जाता है। क्या? जैसे अपकल्पम इत्यत्र नियत स्त्रीलिंग बहुवचनान्तात् अपशब्दात् ईषद समाप्तौ कल्पदेश देशीयरः इति कल्प प्रत्ययः स्वार्थे सन् स्वस्याः प्रकृतेर लिंग वचनानि परित्यज्य नपुंसकलिंगैकवचने जातः। और अन्यत्र क्या, जैसे अपकल्पम, यहाँ पर क्या अपशब्द है, जल का वाचक अपशब्द। अपशब्द ध्यान रखेंगे, अपशब्द क्या है, नित्य स्त्रीलिंग और बहुवचनांत है। संस्कृत भाषा में उसका लिंगानुशासनम में अपशब्द को नित्य स्त्रीलिंग और बहुवचन माना है, निर्धारित किया उसका। तो अब ये कल्प प्रत्यय ईषद असमाप्त कल्पदेश, यहाँ पर कल्प प्रत्यय हुआ अपशब्द से, ये स्वार्थ में प्रत्यय है, ठीक है। तो ये कल्प प्रत्यय स्वार्थ में हुआ, स्वार्थ में होने से क्या अपशब्द से आया है, तो अप स्त्रीलिंग था, तो ये प्रत्यय आने के बाद भी शब्द स्त्रीलिंग होना चाहिए था, बहुवचनांत होना चाहिए था, परंतु नहीं, स्वार्थ में होता हुआ स्वस्याम अपने प्रकृति के लिंग वचनों को परित्यज छोड़ करके क्या नपुंसकलिंग एक वचन में हो गया, अपकल्पम। ये इस परिभाषा का लाभ मिल गया। अर्थात स्वार्थिक प्रत्यय कहीं कहीं अपने लिंग, अपने प्रकृति के लिंग और वचन का परित्याग कर देते हैं। अतच गुणकल्पा द्राक्षा पयस्कल्पा यवागु इत्यादौ गुण शब्दात् पुल्लिंगात् पयः शब्दाच्च नपुंसकलिंगात् कल्प प्रत्ययो स्त्रीलिंगे भवति। और कहते हैं कि और इसी प्रकार से गुड़ कल्पा द्राक्षा, गुड़ शब्द से यहाँ पर कल्प प्रत्यय हुआ है, ठीक है। ऐसे पय शब्द से कल्प प्रत्यय हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर गुड़ शब्द तो क्या है, पुल्लिंग है, और पय शब्द क्या है, नपुंसकलिंग है, परंतु इससे कल्प प्रत्यय होकर के ये क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया। ये क्या है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग बन गया। तो कल्प प्रत्यय स्त्रीलिंग होते हैं, आपने उसने गुड़ शब्द के और पय शब्द के लिंग को अत छोड़ करके स्त्रीलिंग बन गया, ठीक है। इसी सूत्र से हुआ ईषद असमाप्त,
यहाँ पर गुड शब्द वास्तव में ईषद असमाप्ति अर्थ में वर्तमान है। ठीक है, तो इसलिए ये तो वही सूत्र में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर यहाँ पर ये मान लीजिएगा कि द्राक्षा, द्राक्षा कोई वास्तव में पहले को गुड़ शब्द कह रहा था, परंतु गुड़ पुल्लिंग था, ये स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर गुड़ कल्पा, यहाँ पर ना ये पुल्लिंग होना चाहिए, गुड़ कल्पा। ये बना रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये स्त्रीलिंग बना रहे कोई परेशानी नहीं है, ये स्त्रीलिंग बना रहे कोई परेशानी नहीं है। परंतु जो स्वार्थिक प्रत्यय होते हैं उनका लिंग और वचन तो गुड़ का अपने प्रकृति के समान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रकृति का छोड़ करके इसने जो आगे द्राक्षा के अनुसार और इसके अनुसार स्त्रीलिंग हो गया, ये परिभाषा का लाभ मिलेगा, ये हो गया। और कहते हैं क्वचित इति वचन सेदम प्रयोजनम, क्वचित परिभाषा में कहा है इस वचन का ये प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है, कि हर बार नहीं छोड़ देते, इसलिए क्या है, बहु गुडो द्राक्षा बहुपयो यवागुहु इति एवं आदिषु विभाषा सुपो बहुच प्रस्तातु तु इति स्वार्थ के बहुची प्रत्यये सति प्रकृतेरेव लिंग वचनान्यवतिष्ठन्ते पूर्ववत अतिक्रमणम न भवतीत्यर्थः। ठीक है, ये कहते हैं कि जैसे देखिए यहां पर क्या है, ये इसमें ये प्रत्यय बहुच प्रत्यय, बहु शब्द नहीं है, ये विभाषा सुपो बहुच प्रस्ताव इस सूत्र से ये स्वार्थ में प्रत्यय होता है, बहुच प्रत्यय आदि में होता है, पूर्ण में होता है। तो भी इसमें क्या हुआ, स्वार्थ में इससे ये पुल्लिंग था तो पुल्लिंग ही ये हो गया शब्द। अब भी बहुच प्रत्यांत, भी बहुच प्रत्यांत नहीं कहे, बहुच प्रत्यय वाला। ठीक है, तो अब ये बेशक द्राक्षा को कहेगा, परंतु ये इसका लिंग पुल्लिंग ही रहेगा, तो गुड शब्द पुल्लिंग। ठीक है, बहुपयो यवागु या नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग रहा, ये स्त्रीलिंग बेशक बना रहे। ठीक है, तो एवं हो गया, तो ये वैसे के वैसे ही लिंग और वचन ये एक वचन ही रहेगा और पुल्लिंग ही रहेगा, एक वचन ही रहेगा, नपुंसकलिंग रहेगा। पूर्वत अतिक्रमणम न भवति इत्यर्थ। तो ये परिभाषा बिल्कुल सरल है, परंतु व्याकरण में प्रयोग होने वाली परिभाषा, डाउट्स को दूर करने वाली। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब इसके आगे की परिभाषा और पढ़ेंगे आज। ये तो आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसको अच्छी प्रकार से ध्यान रखिएगा। क्वचित स्वार्थिका अपि प्रकृति तो लिंग वचनान्यति वर्तन्ते, अर्थात कहीं कहीं स्वार्थ में आए हुए प्रत्यय अपने प्रकृति के लिंग का वचन का परित्याग करके अन्य लिंग और वचन में प्रयुक्त दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रत्यरंश्वादयस्तत्पुरुषे इति तत्पुरुष समासे प्रत्यय परेशान अंश्वादीनामुत्तर पदान्तोदात्वं विधीयते। कहते प्रत्यरंश्वादयस्तत्पुरुषे, ये सूत्र है छठवें अध्याय के द्वितीय पाद के 152 नंबर का, स्वर प्रकरण का है। ये क्या, तत्पुरुष समास में प्रति उपसर्ग से परे जो अंशवादी गण में, अंशवादी जो गण शब्द हैं उनमें उत्तर पद में होंगे तो उनको अंत उदात्त का विधान करता है। ठीक है, इस सूत्र पर उदाहरण देख लीजिएगा वहां पर। अब कहते हैं राजन शब्दों अंशवादी गणे पठ्यते, भाई ये राजन शब्द भी इस अंशवादी गण में पड़ा हुआ है। क्या है, अंशवादी गण में राजन शब्द भी पड़ा हुआ है। अब कहते हैं कि तत्र प्रति शब्दस्य राजन शब्देन सह समासे
राजा सखिभ्यश्च इति समासान्ते, समासान्ते लिखते, समासान्ते व्हाट, समासान्ते टचि सति चितः इति अंतोदात्तत्वं सिद्धमेव। अब कहते हैं कि तत्र वहां पर, यहाँ प्रति शब्द का माने इस विषय में राजन शब्द के साथ में जब समास कर देते हैं, क्योंकि तो समास का ही है, ठीक है, तो कहते हैं कि राजन शब्द के साथ समास करने पर क्या होता है, राजा सके भ्यष्ट से समासांत टच प्रत्यय हो जाता है, टच प्रत्यय हो जाएगा। अब टच प्रत्यय बन जाएगा और टच प्रत्यय होने से क्या हो जाएगा, चितः माना टच चित है, तो चिता से अंतुदात्त हो जाएगा, अंतोदात्तत्वम सिद्ध में, भाई तो अंतुदात्त हो ही जाएगा भाई। प्रति शब्द से उत्तर के साथ में राजन का जब समास करेंगे, उसके लिए समास में ये सूत्र यहाँ पर ये बनाया, इसमें राजन शब्द का पाठ किया। पर ये कहते हैं भाई ये तो जो अंतुदात्त कर रहा है ये भी अंतुदात्त ही कर रहा है, क्योंकि जो समासांत प्रत्यय होता है वो समास का अवयवी माना जाएगा, ध्यान रखेंगे, वो समास का अवयवी माना जाता है। इसलिए इसी सूत्र से टच प्रत्यय होने पर भी अंतुदात्त प्राप्त हो रहा था, और वो तो बिना इसमें पढ़े हुए अपने आप ही चिता से प्राप्त हो रहा था, ये ध्यान रखेंगे। चिता, क्योंकि जो समासांत प्रत्यय होते हैं वो समास के अवयव माने जाते हैं, समास को कहा हुआ कार्य समासांत सहित को होता है। ये मैंने आपको वहां पर अष्टाध्यायी भाष्य में विस्तार से पढ़ाया है, ठीक है। इति सिद्ध अंतोदात्तम सिद्ध है, तो सिद्ध ही है। ततः किम पुनः राजन शब्दस्यांतो दातार्थम अंशवादि गण पाठेन। अब कहते हैं तब मैं वह क्यों द्वारा, पुनः, पुनः का अर्थ है वास्तव में क्या है, पुनः है, यहाँ पर संधि हो गई, ध्यान रखेंगे। पुनर्शब्द था, आगे रारा रोरी से रेफ का लोप हो जाता है इसका, और ड्र लोप है पूरे से, दीर्घ अणा से दीर्घ हुआ है, इसलिए पुनः बना है, पुनः शब्द है मूल, ध्यान रखेंगे। नहीं तो कहें पुनः क्या है, पुनः नहीं है, पुनः माने पुनः, फिर पुनः उसमें द्वारा राजन शब्द का अंतुदात्त के लिए पढ़ना का क्या प्रयोजन है, कोई प्रयोजन लगता है। परंतु तदा एवं अंशवादि गणे राजन शब्दस्य पाठो व्यर्थी भूय ज्ञापयति माम परिभाषाम। इस प्रकार से अंशवादी गण में पड़ा हुआ जो राजन शब्द व्यर्थ होता हुआ इस परिभाषा को ज्ञापित करता है जी। देखियो कैसे कैसे आचार्यों ने विचार करके महर्षि पाणिनि के अभिप्राय को समझने का पुरुषार्थ किया है, ठीक है, पुरुषार्थ किया है कितना, कि महर्षि पाणिनि जी यहां पर ये क्यों पढ़ना चाहते, पढ़ाया उन्होंने, काफी सूक्ष्म विचार किया गया है, नहीं किया गया। अभी तो आप महाभाष्य में आएंगे तो और सूक्ष्म विचार आएगा। तो कहते हैं 74वीं परिभाषा, विभाषा समासांतो भवति, कि समासांत जो प्रत्यय होते हैं वो विकल्प से होते हैं, ये बात ज्ञापित होती है। वैसे अष्टाध्यायी में कोई विभाषा नहीं कहा, परंतु महर्षि पाणिनि का आचरण ये बताता है, व्यवहार ये बताता है, सूत्रों का निर्माण की प्रक्रिया ये बताती है कि समासांत प्रत्यय विकल्प से होते हैं, ठीक है, विकल्प से होते हैं। तो वही कहते हैं सर्वे समासांताः प्रत्ययाः विकल्पेन भवन्ति, अर्थात सभी समासांत प्रत्यय जो 5वें अध्याय के 4थे पाद में समासांता के अधिकार में ये कहे गए हैं वो क्या है, विकल्प से होते हैं। एवं च पाक्षिके
समासान्ते सति प्रतिपूर्वात् राजन शब्दात् यस्मिन् पक्षे समासान्तश् टच न भवति तदा प्रतिराजा इत्यत्रान्ता उदात्तता यथा स्यादिति यंश्वादि गणे राजन शब्दस्य पाठो अर्थवान भवति। क्या कहते हैं? अब कहते हैं कि इससे क्या होगा, पाक्षिके समासान्ते सति, पक्ष में जब समासांत प्रत्यय हो गया प्रतिपूर्वक राजन शब्द से है, यस्मिन पक्षे समासांत हो न भवति, ठीक है, एवं च पाक्षिके समासांते सति, ठीक है, ये है। कहते एवं च पाक्षिके समासांते सति, अब क्या है, पाक्षिक हो गया, विकल्प से हो गया, मैंने एक बार में समासांत प्रत्यय होते, एक बार नहीं होते। तब प्रतिपूर्व राजन शब्द से जिस पक्ष में समासांत टच प्रत्यय होगा, राजा 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 टच होगा, उस पक्ष में टच न भवती, जब राजा टच नहीं होगा तो उस पक्ष में भी अंत उदात्त हो जाए, न भवती तदापि प्रति राजा, ये बनेगा उस पक्ष में, क्या बनेगा, प्रति राजा। उसमें तो ऐसा बनेगा प्रति राजा, जब समासांत टच हो जाएगा तो उसमें तो बनेगा प्रति राजा, पर जब समासांत नहीं होगा तो प्रति राजा बनेगा, तो इसको भी अंत उदात्त हो जाए तो कोई यहाँ तो चिता नहीं लग सकता। तो इत्यत्र अंत उदात्तता यथा स्यात् ही अंश्वादि गणे राजन शब्द से पाठो अर्थवान होती, राजन शब्द का पाठ अर्थवान होता है, ठीक है। चलिएगा, ये लाम मिल गया। अब इसका वास्तव में समासांत में राजा शक्वष्ट जो है ये विकल्प से टच करेगा, अर्थात दो रूप बनेगा, जब टच होगा तो प्रति राजा और जब नहीं होगा तो प्रति राजा बन जाएगा, राजन के जैसे रूप चलते वैसे चल जाएंगे और अंत उदात्त हो जाएगा, ठीक है। आगे और बताते हैं, द्वे त्रिभ्याम पादन मूर्धसु इत्यादि ये सूत्र है, ये आप देखिएगा, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति 6वें अध्याय के द्वितीय पाद का 196 में ये अंतिम सूत्र लग रहा है, अंतिम सूत्र था ये, नहीं अंतिम नहीं है, अंतिम से और दो आगे हैं। द्वित्रिभ्याम पादन मूर्धसु बहुव्रीहि, ये सूत्र है, ठीक है। जो मेरे पास में अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति है उसमें ये 197 नंबर का है, एक तो योग वाक्य की संख्या की वृद्धि हुई है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आप 197 भी लिख सकते हैं, जो कि हमने जिस प्रथमावृत्ति से पढ़ाया है उसमें 197 है। तो कहते हैं इसमें इत्यत्रापि, यहाँ पर भी क्या है, ही एवं अयम एवं अर्थ, यही अर्थ, कौन सा अर्थ, ये विभाषा समासांतो भवन्ति, समासांता भवन्ति, कि क्या था ये, भवती है, समासांता समासांतो भवती, एक वचन में, कोई बात नहीं बहुवचन में भी कर सकते हैं। तो ये यही अर्थ द्रुबद्धम सुबद्धम इति न्यायेन दार्ढ्यार्थम पुनर्ज्ञाप्यते, माने एक तो हमने वहां पर निकाल लिया है, क्या, ये जो हमारा था ये प्रत्ययंश्वादश, यहाँ पर जो क्या पड़ा हुआ है, राजन शब्द, एक तो उससे जहाँ पर इसी प्रकार से ऐसा ही जहाँ पर दूसरे सूत्र में बता रहे हैं, इस सूत्र में तो क्या है, ऐसा है, माने यहाँ पर भी एवं ही अर्थ, यही अर्थ द्रुबद्धम सुबद्धम, माने ऐसा कह, एक गांठ लग गई, भत तो एक गांठ से भी जाता है, भत दूसरी गांठ लगा दी तो पक्का हो गया। ये प्राचीन एक न्याय है, दुर्बद्धम सुबद्धम भवती, अर्थात गाय बैल को
खूंटे में रस्सी से बांधा, एक गांठ लगा दी, वो तो उसी से बंध गया। परंतु फिर किसी ने एक और गांठ लगा दी, इसका मतलब और पक्का बन गया। अब छूटने के कोई आसार ही नहीं है। पूरी रात में छूट के नहीं भग सकता। तो ऐसा ही व्याकरण के अंदर भी प्रवृत्ति देखी जाती है कि एक बार तो वहां ज्ञापित, और पक्का करने के लिए कोई ऐसा ज्ञापित है, यहाँ पर भी ज्ञापक है। तो कहते हैं तत्र ही बहुव्रीहि समासे द्वित्रि पूर्वात मूर्धन शब्दस्यांतोदात्तत्व विधीयते। इस सूत्र में क्या है, द्वित्रि शब्द से उत्तर मूर्धन, मतलब पादन मूर्धन भी शब्द है यहाँ पर, ठीक है। मूर्धन शब्द का अंतोदात्त कहा है, ठीक है। इहापि पूर्वत द्वित्रिभ्याम श मूर्धना, ये 5वें अध्याय के 4थे पाद में समासांत प्रत्यय वाला सूत्र है। ये क्या करता है, श प्रत्यय करता है। द्वित्रि से उत्तर मूर्धन शब्द को बहुव्रीहि समास में समासांत श प्रत्यय करता है। समासांते ही श प्रत्यय स्वरेण सिद्धम एवं अंतोदात्तत्वम्। अब ये कहते हैं कि यहां पर भी वास्तव में श मूर्धना, मूर्धन शब्द से द्वितीय से बहुव्रीहि समास में जो श प्रत्यय आ गया, श प्रत्यय का प्रत्यय स्वर से सिद्धम एवं अंतोदात्त, प्रत्यय स्वर अंत श का अवदात्त हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, आद्य उदात्तश्च इत्यनेन इति भाव, इससे टिप्पणी है, ठीक है। तो प्रत्यय स्वर से क्या होगा, अंत उदात्त सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तत् किम पुनरत्रांतोदात्त विधानार्थम मूर्धन शब्द ग्रहणेन। फिर इस सूत्र में मूर्धन शब्द क्यों पड़ा है, श होता है, नित्य श होता है बहुव्रीहि समास में द्वित्रि से उत्तर मूर्धन को, तो फिर इसी से अंतोदात्त हो जाएगा। कीर्तन तो ज्ञापयति, परंतु अब महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर इस पढ़ा हुआ है, तो इससे ज्ञापित होता है कि सर्व समासांतो विकल्पेन भवति, सभी समासांत प्रत्यय विकल्प से होते हैं। एवं च समासांता भाव पक्षे, तो इसका मतलब जब समासांत प्रत्यय नहीं होगा उस पक्ष में उदात्त करने के लिए, व अंत उदात्त करने के लिए उत्तर पद को ये सूत्र में पढ़ना पड़ा है। प्रत्यय हो जाएगा तो इसी से हो जाएगा, प्रत्यय स्वर से। जब नहीं होगा प्रत्यय समासांत, तो फिर ये करना पड़ेगा। दोनों अवस्थाओं में अंत उदात्त चाहिए हमें। तो द्विमूर्धा त्रिमूर्धा, ठीक है। एक पक्ष में जब श प्रत्यय होगा तो उसमें बनेगा जैसे त्रिमूर्धा, ये बनेगा त्रिमूर्धा, मूर्धा ऐसा बनेगा। और जब मूर्धन है या तो श हो गया तो ये अंत उदात्त हो गया। और जब श नहीं होगा, टी आदि का लोप हो जाएगा, वहां तो नहीं होगा तो ये बनेगा नकारांत के रूप जैसे चलते हैं, राजा राजानु राजाना, वैसे चलेंगे। तो द्विमूर्धा त्रिमूर्धा, यहाँ पर भी अंतुदात्त हो जाएगा। यहाँ पर अंतुदात्त होगा इससे, यहाँ पर त्रिमूर्धा द्विमूर्धा इसमें हो जाएगा इसी प्रत्यय स्वर से। इत्यादौ प्रकृत सूत्रेण अंतोदात्त विधानम सार्थकम भवति इति एवं आद्यनेकम प्रयोजनम इति। इस प्रकार से अन्य अंतोदात्त होता प्रकृत सूत्र से यहाँ पर, तो इस प्रकार से अनेक प्रयोजन। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जो समासांत प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं, विकल्प से होते हैं। बस अष्टाध्यायी में ऐसा नहीं कहा था, पर यहाँ इन्होंने कह दिया। ठीक है जी, चलिएगा। तो आज इतना ही करते हैं। 2 परिभाषाएं हुई है, छोटी सी थी। अगली परिभाषा मैं आपको पढ़ा भी देता, परंतु अभी मेरे पास पीडीएफ नहीं बनी हुई है, और ये आगे वाली परिभाषा बड़ी परिभाषा है, आज की कक्षा में होगी भी नहीं, ठीक है, बड़ी परिभाषा है। और ये परिभाषा पहले हमने कई बार प्रयोग कर ली है अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ते समय, ठीक है। चलिएगा।
सर्वेभ्यो नमः।